हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है सुपर ग्रेड टॉप रैंकर चैनल में। लास्ट वीडियो में मैंने सॉल्यूशन चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे जो ऑलमोस्ट 50% सिलेबस को कवर करके चलते हैं। पुराने बच्चों को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। फॉर अ न्यू स्टूडेंट मैं बता देता हूं, मैं हूं डॉक्टर अनिल कटारा, एमबीबीएस, योर मेंटर फॉर सीयूईटी केमिस्ट्री। तो आज की क्लास में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो आपके सॉल्यूशन चैप्टर के रिमेनिंग टॉपिक को बिल्कुल रेडी कर देंगे फॉर सीयूईटी एग्जाम्स के लिए। आप समझो बच्चों कि आपको अगर किसी नेशनल पार्क में टाइगर की साइटिंग करनी है तो आप बफर जोन के बजाय कोर जोन में जाना पसंद करोगे, क्योंकि कोर जोन में टाइगर के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो उसी तरीके से सीयूईटी एग्जाम्स को आप एक नेशनल पार्क समझ लो, और इस सीयूईटी एग्जाम्स में केमिस्ट्री के सॉल्यूशन चैप्टर से आने वाले क्वेश्चंस को आप टाइगर समझ लो, और मुझे आपके सफारी का ड्राइवर जो आपको उस टाइगर तक, उस कोर जोन तक ले जाएगा सीयूटी एग्जाम्स में। तो आज की क्लास में मैं रिमेनिंग टॉपिक्स जो कवर करने जा रहा हूं बाय हेल्प ऑफ सम क्वेश्चंस, वो है राउट्स लॉ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड मोंट ऑफ फैक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। क्लास को एंड तक देखना ना भूले, बीच में स्किप नहीं करना है, अच्छे से समझना है, सारे क्वेश्चंस को समझना है जो मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं। गॉट इट? तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से, वो है वेपर प्रेशर के बारे में। तो वेपर प्रेशर, देन राउट्स लॉ, देन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, देन मोंट ऑफ फैक्टर। इस सीक्वेंस में इस चैप्टर को मैं आज खत्म कर दूंगा और आपको ऑलमोस्ट पता भी नहीं चलेगा, और सारा सॉल्यूशन चैप्टर का जिस्ट आपके सामने आ जाएगा। पता भी नहीं चलेगा आप कब टाइगर को पकड़ लोगे सीयूटी एग्जाम। गॉट इट? सीयूटी एग्जाम का टाइगर मींस आने वाले क्वेश्चन। अब बच्चों, क्वेश्चंस को स्टार्ट करने के पहले आपको दो काम करने हैं। पहला, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, लिंक्स को देखना है। लिंक्स में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं। पहली अपडेट कि हम लोगों की सेकंड बैच फॉर सीयूईटी 2022, सेकंड न्यू बैच फॉर सीयूईटी 2022 की जो नई बैच होगी वो 2 मई को लॉन्च होने जा रही है। और हमारी जो अब 12th में जो स्टूडेंट मूव करके जा रहे हैं 11 से 12, उनके लिए ईयर लॉन्ग बैच फॉर सीयूईटी 2023 9 मई को स्टार्ट होने जा रही है। इसके साथ में आपको ऑल इंडिया स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट को भी देना है। हमारी वेबसाइट पे आके रजिस्टर करो, ऑल इंडिया स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट को आप अटेम्प्ट करो। इस टेस्ट को अटेम्प्ट करने के बाद आपके दो फायदे होने वाले हैं। पहला, आप लोगों को अपनी पोजीशंस के बारे में पता चलेगा कि आप कहां स्टैंड करते हो। सपोज आप पूरे बल्क में कहां स्टैंड करते हो, यहां पर स्टैंड करते हो। सपोज ये एक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व अगर मैं बनाऊं, तो ये जो एरिया दिख रहा है, ये जो एरिया, इस एरिया में जो स्टूडेंट्स आएंगे, गॉट इट, और इस एरिया में जो स्टूडेंट आएंगे, आप समझना। तो यहां जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं इस एरिया में, गॉट इट, उनको अपनी पोजीशंस पता चलेगी कि एक बहुत बड़े बल्क से काफी पीछे हैं, तो वो अपनी प्रिपरेशंस को थोड़ा रिग्रेसली स्टार्ट कर पाएंगे। और जो इस बल्क में आएंगे उनके लिए ऑलमोस्ट 100% स्कॉलरशिप अवेलेबल है। तो बच्चों, आपको अपनी पोजीशंस के बारे में पता करना है इस टेस्ट के थ्रू, और अगर आपकी पोजीशन बहुत अच्छी है तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। तो अपन आगे बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चंस के साथ, वो है वेपर प्रेशर। तो किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अब क्वेश्चंस को अच्छे से रीड कर लो। द वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर 298 केल्विन फॉर प्योर लिक्विड ABCD आर इन ऑर्डर A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन D। तो यहां पर चारों लिक्विड का टेम्परेचर 298 केल्विन है। तो हम क्या इस कॉन्सेप्ट से सोल्व करेंगे क्या क्वेश्चंस को? नहीं करेंगे। अब आपसे पूछा करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स अमंग द ABCD, चार लिक्विड में लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? तो याद रखना, वेपर प्रेशर इज इनवर्स टू इंटरमोलिकुलर फोर्स। कोई भी लिक्विड है, ये वेपराइज तभी होगा, ये वेपराइज तभी होगा, ये वेपर में तभी जाएगा, ये लिक्विड वेपर में तभी जाएगा जब इनके बीच में लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स ओवरकम हो जाए, टूट जाए। तो जितना ज्यादा ये इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा, ये लिक्विड उतना कम वेपराइज होगा। तो मोर इज द इंटरमोलिकुलर फोर्स, लेस विल बी वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर का जो ऑर्डर है वो ABCD है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स का ऑर्डर इसका रिवर्स होगा। तो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? तो जो वेपर प्रेशर का ऑर्डर दिखे उसका रिवर्स कर दोगे तो वो इंटरमोलिकुलर फोर्स का ऑर्डर हो जाएगा।
गॉट इट? तो यहां पर आपको समझना है एक की कॉन्सेप्ट, वेपर प्रेशर इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ लिक्विड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, दैट्स इट। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है वेपर प्रेशर ऑफ टू प्योर लिक्विड ए एंड बी at 298 Kelvin are 60 and 20 mmHg respectively. If the ratio of moles of A and B in a liquid phase is a 2:3, then the ratio of moles of A and B in a vapor phase. इस क्वेश्चन को पहले समझ लो, अटेम्प्ट करने के पहले समझ लो। गॉट इट? अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो वीडियो को पॉज करो, सोल्व करो, आंसर को क्रॉस चेक करो मेरे साथ में, और आप देखो कि किस अप्रोच से आपको सोल्व करना है अगर आपका आंसर गलत आता है तो देखो मेरे पास एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में A प्लस बी है, ए प्लस बी है सॉल्यूशन। तो कुछ मॉलिक्यूल्स ए के होंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स बी के होंगे। तो ये ए और बी जब वेपोराइज होंगे, ए और बी के मॉलिक्यूल्स जब वेपोराइज होंगे तो कुछ मॉलिक्यूल्स ए के ये वेपर में चले गए, कुछ मॉलिक्यूल्स बी के ये वेपर में चले गए। तो अगर ए के मॉलिक्यूल्स वेपर में तो उसको बोलेंगे ए के मॉलिक्यूल इन वेपर फेस। उसी तरीके से बी के मॉलिक्यूल जो वेपर में बदलेंगे उसको बोलेंगे बी के मॉलिक्यूल इन वेपर फेस। व्हाट इट? आप समझना कि अगर मोल्स का रेशियो Na/Na/B आपको पता है 2:3 है। अब यहां पर मोल्स का रेशियो किस फेज में? लिक्विड। तो यहां पर लिक्विड फेज में, ये रेशियो किस में है? किस फेज में? लिक्विड फेज में, सॉल्यूशंस के अंदर। तो आप इसको ऐसे कंसीडर करो कि ए के मोल्स अगर सॉल्यूशंस में 2 होंगे तो बी के मोल्स 3 होंगे, तभी रेशियो 2/3 का होगा। भैया रेशियो 2/3 कब होगा? जब एक क्वांटिटी 2 हो और दूसरी क्वांटिटी 3 हो, या फिर एक क्वांटिटी को आप 20 ले लो तो दूसरे को 30 ले लो, या फिर 200 या 300। तो रेशियो लाने के लिए आपका एटलीस्ट जो सबसे छोटा रेशियो, आप कुछ भी निकाल सकते हो, आप इसको कुछ भी कंसिडर कर सकते हो, बट यार रेशियो 2/3 दिया हुआ है तो मैं आपको बोलूंगा कि आप ए के कंसिडर कर लो, ए के मोल्स 2 कंसिडर कर लो, बी के मोल्स को 3 कंसिडर कर लो, बी के मोल्स को 3 कंसिडर कर लो। अब ये ए के मोल्स 2 है और बी के मोल्स 3 है बाय गिवन रिलेशंस, किस फेज में? लिक्विड फेज में। अब आपसे पूछा ए और बी के मोल्स का रेशियो, ए और बी के मोल्स का रेशियो इन विच फेज? इन अ वेपर फेज। कैसे सोल्व करोगे? तो याद रखना कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन अ वेपर फेज इज अ पी नॉट ए एक्स ए बाय पी सॉल्यूशंस, and mole fraction of B in a vapor phase is a P naught B XB P solutions। यहां पर XA मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज है, यहां पर XB मोल फ्रैक्शन इन विच फेज? विच फेज? लिक्विड फेज। तो यहां पर ये सोल्व करोगे तो P नॉट A कितना दिया है? P नॉट A कितना दिया? 60 इंटू XA कितना होगा? तो आप A के 2 मोल्स लोगे, B के 3 मोल्स लोगे तो XA क्या आएगा? 2/5। सिमिलरली P solutions, got it? एक्स बी का वेपर प्रेशर वेयर? इन वेपर फेज क्या होगा? पी नोट बी। पी नोट बी कितना है? 20 इंटू एक्स बी कितना आएगा? तो अगर बी के 3 मोल्स को कंसीडर करोगे तो 3/5, क्योंकि टोटल मोल्स 5 हो जाएंगे बाय पी सॉल्यूशंस। अब यहां पर देखो एक्स ए इन अ वेपर फेज बाय एक्स बी इन अ वेपर फेज इज हाउ मच? अब देखो बहुत सारे बच्चे पी सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, बट बेटा पी सॉल्यूशंस तो दोनों में कॉमन है ना, तो रेशियो लोगे तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो आपको शॉर्टकट मेथड अपनानी है, ना कि लॉन्ग। तो यहाँ पर पी सॉल्यूशंस क्या आ जाएगा? 60 इंटू 2/5 अपॉन, आई मीन एक्स ए वेपर फेज 60 इंटू 2/5 अपॉन पी सॉल्यूशन अपॉन एक्स बी इन वेपर फेज हो जाएगा 20 इंटू 3/5 बाय पी सॉल्यूशंस। तो पी सॉल्यूशन से पी सॉल्यूशन कैंसिल। तो यहां पर मोल फ्रैक्शंस का रेशियो इन वेपर फेज क्या आया? 60 इंटू 2/5 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 3/5। तो 5 से 5 भी क्या हो गया? कैंसिल। जब आप इसको सोल्व करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा 2:1। क्या आ जाएगा? 2:1। तो जो रेशियो मोल फ्रैक्शंस का होता है वही रेशियो मोल्स का आने वाला है। आपको यहां पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मैं आपको सिंपलीफाई तरीके से बता रहा हूं कि जो रेशियो मोल्स का होता है वही रेशियो मोल फ्रैक्शंस का होगा। मैं आपको प्रूफ कर सकता हूं ऐसे, जैसे कि एक्स ए को आप क्या लिख सकते हो? एक्स ए को क्या लिख सकते हो? एन ए बाय एन टोटल,
और अपॉन एक्स बी कर दो रेशियो के लिए, तो आप क्या लिखोगे, एन बी बाय एन टोटल। एन टोटल से एन टोटल कट जाएगा, तो जो मोल फ्रैक्शंस का रेशियो है वही मोल्स का रेशियो होगा। गॉट इट। तो मोल फ्रैक्शंस का रेशियो इन वेपर फेज आया 2:1, तो मोल्स का रेशियो भी इन वेपर फेज कितना आएगा, 2:1। दैट्स इट, यही आपका आंसर है। इतना ही आपको समझना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन डज राउल्ट्स लॉ बिकम स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ? बच्चों समझो, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर इन अ सॉल्यूशन होता है, उस लिक्विड का वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन इन अ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशंस के अंदर किसी एक लिक्विड का, किसी एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर होगा, इस एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड इन अ सॉल्यूशन। ये कौन सा लॉ है, कौन सा लॉ है, राउल्ट्स लॉ। हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग किसी लिक्विड का मोल फ्रैक्शन, किसी गैसियस लिक्विड का, किसी गैसियस सब्सटेंस का, किसी गैसियस सब्सटेंस ए का मोल फ्रैक्शन इन अ सॉल्यूशन इज अ प्रेशर ऑफ गैस ए बाय व्हाट, बाय व्हाट, हेनरीज कांस्टेंट। तो प्रेशर ऑफ गैस ए ओवर लिक्विड सरफेस बाय व्हाट, हेनरीज कांस्टेंट। ये आपका हेनरीज लॉ है। अब यहां पर क्या करो, इस हेनरीज लॉ को थोड़ा सा रीअरेंज कर दो, तो पी ए कितना आ जाएगा, के एच हेनरीज कांस्टेंट इनटू एक्स है। ये इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 1 कर लो। तो इक्वेशन 1 को मैं डिवाइड कर दूं इक्वेशन 2 से, तो क्या पी ए, पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी ए के एच इंटू एक्स ए कैंसिल हो गया, पी ए कैंसिल हो गया, पी नॉट ए के एच। तो पी नॉट ए जब के एच के बराबर हो तभी राउल्ट्स लॉ स्पेशल केस होगा हेनरीज लॉ का। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बच्चों। एनसीईआरटी के अंदर एक छोटी सी हाइलाइटर या बोल्ड लाइन में मेंशन है कि राउल्ट्स लॉ बिकम स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ जब हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू पी नॉट के बराबर हो, वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म के बराबर हो। गॉट इट। एनसीईआरटी अपने आप में गागर में सागर है। एनसीईआरटी की हर लाइन आपके रग रग में बहनी चाहिए, तभी आप किसी भी एग्जाम्स को क्रैक कर पाओगे। एनसीईआरटी मस्ट है, एनसीईआरटी इज द बाइबल फॉर दिस एग्जाम। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। फॉर अ लिक्विड एंड लिक्विड बाइनरी सॉल्यूशंस ऑफ वोलेटाइल लिक्विड ए एंड बी, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस गिवन बाय इक्वेशंस। गॉट इट। तो यहां पर सॉल्यूशंस की वेपर प्रेशर की इक्वेशन दे दी 120 माइनस 40 एक्सपी। अब इस इक्वेशंस को यूज करके आपको बताना है वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल लिक्विड ए एंड बी इन अ प्योर फॉर्म। तो बच्चों आपको इस इक्वेशंस को यूज करके बताना है वोलेटाइल लिक्विड ए एंड बी का वेपर प्रेशर इन विच फॉर्म, प्योर फॉर्म। तो आपको निकालना है पी नॉट ए एंड पी नॉट बी। आप समझो P solutions is a sum of P naught A x A plus P naught B x B। अगर मैं x b जीरो पुट कर दूं तो P solutions क्या हो जाएगा, P naught A x b जीरो पुट करूंगा तो x A ऑटोमेटिक 1 हो जाएगा, क्योंकि समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शंस कितना होता है, 1 होता है। तो x b प्लस x A की वैल्यू 1 होती है, तो मैं x b को 1 माइनस x A लिख सकता हूं। बट एक ये चीज याद कर लो। दूसरा, एक्स बी को अगर आप जीरो ले लोगे तो एक्स ए 1 हो जाएगा, या एक्स ए को अगर आप जीरो ले लोगे तो एक्स बी 1 हो जाएगा। बट ये कुछ बेसिक्स आपको पता होने चाहिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो अगर मैं एक्स बी जीरो पुट कर दूं तो मेरे पास जो पी सोल्यूशन होगा वो पी नॉट ए के बराबर आएगा। तो पुट कर दो जीरो, जीरो पुट कर दो एक्स बी की जगह। तो इक्वेशन से क्या आया, 120 माइनस 40 इंटू जीरो। तो पी सोल्यूशन कितना है, 120। यही आपका पी नॉट ए, यही आपका पी नॉट ए। अब बच्चों अगर मैं एक्स बी को जब जीरो पुट कर सकता हूं तो मैं एक्स ए को भी जीरो पुट कर सकता हूं। तो जब मैं एक्स ए जीरो पुट करूंगा तो एक्स बी कितना हो जाएगा, 1। और जब एक्स ए जीरो पुट करोगे इस इक्वेशन में एक्स ए जीरो पुट करोगे तो पी सोल्यूशन कितना हो जाएगा, जीरो मल्टीप्लाई बाय पी नॉट ए जीरो प्लस पी नॉट बी इंटू 1। तो पी सोल्यूशन किसके बराबर हो जाएगा, पी नॉट बी के बराबर हो जाएगा। तो देखो इस इक्वेशंस को मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूं थोड़ा सा। पी सोल्यूशंस इज अ व्हाट, 120 माइनस का 40, एक्स बी की जगह मैं 1 माइनस एक्स से पुट कर दूं, क्योंकि मुझे एक्स ए को जीरो पुट करना है तो इक्वेशन में ए को लाना जरूरी है। भाई जिसको आप जीरो पुट करने वाले हो उसको तो पहले इक्वेशन में लाओ। तो यहाँ पर एक्स बी को मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया 1 माइनस एक्स से, क्योंकि मैं एक्स ए अब जीरो पुट करने जा रहा हूं। और जैसे ही मैंने एक्स ए जीरो पुट करा
तो आ जाएगा 120 माइनस का 40, माइनस माइनस हो गया प्लस इंटू एक्स ए, और एक्स ए को जैसे ही जीरो पुट करा तो यहाँ आ गया 80 प्लस का 40 इंटू जीरो, तो यहाँ आ गया 80। तो पी सॉल्यूशन 80 आया जब एक्स ए को जीरो पुट करा, और पी सॉल्यूशन पी नॉट बी के बराबर होगा जब एक्स ए आप जीरो पुट करते हो। तो पी नॉट ए आपका 120 और पी नॉट बी आपका 80, ये आपका आंसर है, करेक्ट, गॉट इट। तो आपको राउट स्लो पता होना चाहिए, राउट स्लो की इक्वेशंस को प्रॉपर तरीके से यूज करना है। आपको एक्स ए की वैल्यू एक्स बी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते आना चाहिए। एक्स ए की जगह आप 1 माइनस एक्स बी पुट कर सकते हो, एक्स बी की जगह 1 माइनस एक्स ए पुट कर सकते हो। जब एक्स बी की वैल्यू जीरो पुट करते हो तो पी सोल्यूशन पी नॉट ए के बराबर आएगा। जब एक्स ए की वैल्यू जीरो पुट करते हो तो पी सोल्यूशन पी नॉट बी के बराबर आएगा। ये आपको बेसिक्स पता होना चाहिए, गॉट इट। यहां पर बहुत सिंपल क्वेश्चन है राउट फ्लो का। वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड एक्स एंड वाई, गॉट इट, आर 80 and 60 torr respectively. Then the total vapor pressure of ideal solutions obtained by mixing 3 mole of X and 2 mole of Y would be, समझना बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। अगर आपको सारी चीज समझ में आ रही है और अगर आपकी कुछ वीकनेस है, आपके कुछ आपके वीक पॉइंट है, तो आप कमेंट्स में बता सकते हो कि आपके कौन कौन से वीक पॉइंट है इस चैप्टर के, ताकि मैं जब अगला वीडियो बनाऊं तो मैं उन सेक्शंस को भी कवर करूं। खैर आज की क्लास में मैं सॉल्यूशंस को कवर कर दूंगा पूरा। इसके बावजूद भी आपकी अगर कोई वीकनेस है तो आप कमेंट में मेंशन करें, गॉट इट। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें, गॉट इट। इससे होगा क्या, ज्यादा से ज्यादा बच्चे चैनल पे आएंगे, हम लोग मोटिवेट होंगे, हमारी एनर्जी लेवल बढ़ेगी, हम आप लोगों को और अच्छी तरीके से मटेरियल को डिलीवर करेंगे। तो इस सॉल्यूशंस को आप, इस क्वेश्चंस को आप किस तरीके से सॉल्व करोगे समझना। आपको सिंपली राउट फ्लो लगाना है। अभी तक आपको राउट फ्लो की इक्वेशंस याद होगी। पी सॉल्यूशंस कौन कौन से कंपोनेंट है, एक एक्स कंपोनेंट, एक वाई कंपोनेंट है। तो एक्स, तो पी नॉट ए एक्स इंटू मोल फ्रैक्शंस ऑफ लिक्विड एक्स प्लस पी नॉट वाई इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड वाई, व्हाट इट। तो पी सॉल्यूशंस पी नॉट एक्स कितना है, एक्स का वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म कितना है 80, तो यहां पर 80 इंटू एक्स के मोल फ्रैक्शंस, तो एक्स के अगर 3 मोल से और वाई के अगर 2 मोल से, तो 3 और 2 टोटल हो जाएगा 5, तो एक्स के मोल फ्रैक्शंस आएंगे 3 बाय टोटल 5। सिमिलरली पी नॉट वाई कितना होगा, वाई का वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म कितना है 60 इंटू वाई के मोल फ्रैक्शंस, वाई के मोल फ्रैक्शंस कितने होंगे, तो वाई के 2 मोल से और एक्स के 3 मोल से, तो वाई का मोल फ्रैक्शंस होगा 2 अपॉन टोटल, और 2 अपॉन टोटल कितना होगा 5। जब आप इसको सोल्व करोगे तो बेटा 72 टोर आंसर आएगा, गॉट इट। आपको बस मैथ्स ही तो लगाना है, यहाँ पर कुछ और नहीं लगाना है। तो ये वेपर प्रेशर बाय राउट्स लॉ ऑफ अ आइडल सॉल्यूशन, गॉट इट। राउट्स इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। अब देखो यहां पर नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बेटा आइसोटोनिक का मतलब टू सॉल्यूशंस दैट हैव इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर। ऐसे सॉल्यूशंस जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है उनको बोलेंगे आइसोटोनिक। तो आपको 4 सॉल्यूशंस दे दिया ए बी सी डी। चारों सॉल्यूशंस में आपको बताना है किन किन सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल आएगा, यानी जिन भी सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल आ जाए वही सॉल्यूशंस आपके आइसोटोनिक कहलाएंगे। तो फॉर सॉल्यूशंस टू बी आइसोटोनिक, देयर वेपर प्रेशर या देयर ऑस्मोटिक प्रेशर मस्ट बी सेम, नॉट अ वेपर प्रेशर, गॉट इट। अब ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज अ फंक्शन ऑफ वॉन्ट ऑफ फैक्टर इनटू कंसंट्रेशन। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जब भी आपको सोल्व करना है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को इक्वेट करना है, तो आपको इक्वेट कर देना है वॉन्ट ऑफ फैक्टर इनटू कंसंट्रेशन, इनटू व्हाट, कंसंट्रेशन। तो देखते हैं बेटा जिन भी लिक्विड का वॉन्ट ऑफ फैक्टर और कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट इक्वल आ जाए उनकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इक्वल आ जाएगी। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इक्वल आ गई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर भी इक्वल आ गया, और ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल आ गया मतलब वो आइसोटोनिक हो जाएंगे। अब आप देखो मेरे पास ए है, बी है, सी है और डी है। तो एक ही केस में कंसंट्रेशन हो गया 0.1, और वॉन्ट ऑफ फैक्टर ग्लूकोज के लिए 1 होगा, क्योंकि ग्लूकोज इज अ नॉन आयोनाइजेबल, और नॉन आयोनाइजेबल सब्सटेंस के लिए वॉन्ट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर वॉन्ट ऑफ फैक्टर 1 और कंसंट्रेशन 0.1, तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर इनटू कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट 0.1 आया। क्वेश्चन बी के लिए, आई मीन बी लिक्विड के लिए, बी इज NaCl, तो एक NaCl का मॉलिक्यूल कितने आयन में टूट रहा है, पूरी तरीके से 2 आयंस में टूट रहा है। एक मॉलिक्यूल से 2 आयंस अगर आते हैं तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर 2 होंगे इनटू कंसंट्रेशन बी का 0.05, तो ये हो जाएगा 0.1, गॉट इट। सी
सी हमारा BaCl2, तो BaCl2 किस में टूटेगा, एक Ba प्लस आयन आएगा BaCl2 से और दो Cl नेगेटिव, तो एक मॉलिक्यूल से तीन आयन आ रहे, तो वन टू फैक्टर हो गए 3। कंसंट्रेशन कितना आ गया, 0.05 गिवन था, तो इनका प्रोडक्ट आ गया 0.15। डी के लिए डी इज AlCl3, AlCl3 एक एल्यूमिनियम प्लस 3 आयन और 3 क्लोराइड आयन, तो टोटल वन टू फैक्टर होगा 4 इंटू कंसंट्रेशन गिवन है 0.1, तो आ जाएगा 0.4। तो यहाँ पर देखो कंसंट्रेशन इनटू वन टू फैक्टर का अगर प्रोडक्ट इक्वल है मतलब उनकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इक्वल है। और यहाँ पर कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करें, ऑस्मोटिक प्रेशर्स की बात करें, क्योंकि यहाँ पर आइसोटोनिक पूछा गया है। तो यहाँ पर ए और बी के वन टू फैक्टर और कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट क्या है, इक्वल है, मतलब ये दोनों सॉल्यूशंस आइसोटोनिक होंगे, मतलब हमारा आंसर ए होगा, ए एंड बी आर आइसोटोनिक। बट अगर मैं ए को कंपेयर करूं सी से, तो सी का प्रोडक्ट ज्यादा आ रहा है, तो सी इज हाइपरटोनिक एंड ए विल बी हाइपोटोनिक। अगर मैं डी को कंपेयर करूं, तो डी का कंसंट्रेशन इनटू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का प्रोडक्ट सबसे ज्यादा है, तो डी आर मोस्ट ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा है, मतलब ये सुपर हाइपरटोनिक, सबसे ज्यादा हाइपरटोनिक डी होगा। सी इज अ हाइपरटोनिक, ए एंड बी आर आइसोटोनिक विथ रिस्पेक्ट टू देयर osmotic pressure. Got it? Now, last question of this class. 0.2 molar, 0.2 molar aqueous solution of weak acid HX. बड़ा याद रखना, जब भी कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट हो और उसका फॉर्मूला हो ABN टाइप का, यहाँ पर N की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, जैसे कि आप AB ले लो या AB2 ले लो या AB3 ले लो, तो हमारे पास यहाँ HX AB की कैटेगरी में है। HX किसकी कैटेगरी में, AB के। तो जब कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट हो तो उसका वॉन्टो फैक्टर आप इस फॉर्मूले से निकालो, 1 प्लस एन अल्फा। एन बताएगा जो उसका सेकंड आयन है उसके क्या नंबर है फॉर्मूले में, और अल्फा बताएगा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। वॉन्टो फैक्टर इज 1 प्लस एन की वैल्यू कितना है, HX के लिए एन की वैल्यू कितना है, AB टाइप का, तो एन की वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 प्लस अल्फा कितना होगा, 1 इंटू अल्फा कितना है 0.3, तो वॉन्टो फैक्टर कितना हो जाएगा 1 प्लस 0.3 यानी 1.3। गॉट इट। अब आपको निकालना है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशंस विल बी इन डिग्री सेल्सियस। तो बेटा किसी भी वाटर के अंदर किसी भी वाटर का मतलब किसी भी लिक्विड के अंदर, फॉर एग्जांपल वाटर लिक्विड के अंदर आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हो तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा यानी फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट अगर कितना आएगा, कम हो जाएगा, तो इनिशियल फ्रीजिंग पॉइंट माइनस जिस फैक्टर से फ्रीजिंग पॉइंट का डिक्रीमेंट हुआ, यानी इसको बोलेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज अ इनिशियल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट माइनस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और इनिशियल फ्रीजिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस में वाटर का कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस माइनस डेल टीएफ। आपको डेल टीएफ को पुट करना है, और डेल टीएफ इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो डेल टीएफ आएगा कहां से, वॉन्ट ऑफ फैक्टर मल्टीप्लाई बाय मोलेलिटी मल्टीप्लाई बाय केएफ। इसको ऐसा भी लिख सकते हो, वॉन्ट ऑफ फैक्टर इंटू केएफ इंटू मोलेलिटी। ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है किसका, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर अभी मैंने आपको बताया 1.3, केएफ की वैल्यू गिवन है, कितना गिवन है 1.85, और मोलेलिटी भी गिवन है, कितनी गिवन है 0.2 मोलाल, तो इसको 0.2 मोलाल पुट कर दिया। तो इसको सोल्व करोगे तो डेल टीएफ की वैल्यू आएगी 0.480, 0.480। तो फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट होगा 0 माइनस का 0.480, तो आंसर विल बी माइनस 0.480 माइनस में, गॉट इट, माइनस का 0.480। तो ये हो गया बच्चों आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस करी विद रिस्पेक्ट टू वॉन्ट ऑफ फैक्टर। मैं आपको चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूला बताता हूं। RLBP is equal to want of factor into mole fraction of solute. Del TB is equal to want of factor into Kb into molality. Del TF, ये del TB है, del TF is a want of factor into Kf into molality. और osmotic pressure is equal to want of factor into moles by volume of a solute into RT. अब देखो बच्चों, यहां पर याद रखना, यहाँ ये जो कांस्टेंट है Kb और Kf, ये हमेशा कांस्टेंट होते हैं। हर लिक्विड के लिए Kb और Kf सेम होंगे, चाहे उस लिक्विड में आप कितना भी सोल्यूट डालो, Kb और Kf चेंज नहीं होंगे। सॉल्यूशंस की मोलेलिटी चेंज कर दोगे तो Kb और Kf चेंज नहीं होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी सॉल्यूशंस की मोलेलिटी 2 मोलल है और उसकी मोलेलिटी को बढ़ा दे 3 मोलल में, तो क्या Kb और Kf बदल जाएंगे? नहीं, Kb एंड Kf आर कांस्टेंट, और कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होते हैं। गॉट इट। हर लिक्विड का एक कांस्टेंट होता है और वो कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होगा। गॉट इट। तो ये जो कांस्टेंट पैरामीटर है हमेशा कांस्टेंट रहेंगे Kb और Kf।
गॉट इट। वांट ऑफ फैक्टर डिपेंड्स करेगा सॉल्यूट पे, और सॉल्यूट की कैटेगरी ए बी एन टाइप के है, और अगर ये सॉल्यूट डिसोसिएट हो रहा विथ सम डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, तो यहाँ पर वांट ऑफ फैक्टर आप निकालोगे 1 प्लस एन अल्फा से। यहाँ पर एन ये है और अल्फा है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन से। तो दैट्स ऑल अबाउट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया बच्चों। अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने वीक पॉइंट को कमेंट बॉक्स में डालना है। मैं कोशिश करूंगा एक और वीडियो इस टॉपिक का लेके आने का, आपकी वीकनेस के बेसिस पे। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में। अगला जो चैप्टर होगा वो क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में बताओ, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको चैप्टर अगला सॉल्व करवाऊंगा। बेसिकली मेरे हिसाब से सॉल्यूशन चैप्टर खत्म करने के बाद वी हैव टू मूव टुवर्ड केमिकल काइनेटिक्स। तो अपन कोशिश करेंगे अगले वीडियो में हम केमिकल काइनेटिक्स के कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ आपको सारे कॉन्सेप्ट समझाए। तो मिलते हैं अगली क्लास में बच्चों। टिल दैट टेक केयर एंड बाय बाय।